हेलो स्टूडेंट्स, मैं गिरोवर यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे फोटोन फाउंडेशन में। आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। रेजिस्टिविटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद में हम चलेंगे इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी, इस टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स, ये क्या है। ये बात कर रहे हैं मटेरियल्स की। तो अपने पास कितने टाइप के मटेरियल होते हैं, यदि हम कंडक्टिविटी के बेस के लिए बात करें तो अपने पास होते हैं पहला कंडक्टर, उसके बाद में आता है इंसुलेटर एंड थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये अपने पास तीन मटेरियल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडक्टर का क्या है, इंसुलेटर का क्या है एंड सेमीकंडक्टर का क्या है। तो यदि हम बात कंडक्टर की करें, ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर इसकी जो रेंज देखी जाती है रो की, देखो रेजिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। तो कंडक्टर के अंदर ये पाया जाता है 10⁻⁸ ओम मीटर से लेके 6 ओम मीटर, यानी 10⁻⁸ ओम मीटर से लेके 10⁻�6 ओम मीटर की रेंज में रेजिस्टिविटी देखने को मिलती है। जितने भी कंडक्टर्स हैं, जितने मेटालिक कंडक्टर्स हैं उनके अंदर। सेकंड केस में यदि हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर के लिए फॉर एग्जांपल सिरेमिक हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनके लिए जो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁻18 से। ठीक है, यानी इतनी ज्यादा होती है रेजिस्टिविटी, क्योंकि ठीक है उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि क्या करते हैं, अपने जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनको फ्लो होने से रोकती है। तो कितना हो जाएगा, जब आप 10⁻18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 10⁻10 ओम मीटर से लेके 10⁻12 ओम मीटर की रेंज में रेजिस्टिविटी देखने को मिलती है। किसके लिए, इंसुलेटर्स के लिए। किन के लिए, सिरेमिक का एग्जांपल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है एंड रबर हो सकता है। ये जितने भी प्लास्टिक ये आपके इंसुलेटर हो गए, इनके लिए रेजिस्टिविटी इस रेंज में देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर के अंदर देखो क्या होता है, सेमीकंडक्टर के लिए जो रेजिस्टिविटी की रेंज मिलती है अपने को, वो मिलती है बिटवीन मेटेलिक, यानी आपकी मिलेगी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, यानी 10⁻⁸ ओम मीटर से लेके 10⁻12 ओम मीटर की रेंज के बीच में। यानी इसकी मिनिमम क्या है 10⁻⁸ ओम मीटर, इसकी मैक्सिमम क्या है 10⁻12 ओम मीटर। इसके बीच में आपको क्या मिलती है, रेंज मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें कि यदि वो कहे कि रो इक्वल्स टू आपका है 10 ओम मीटर, ठीक है, 10⁻1 का मतलब क्या हो गया 10। तो ये किसके लिए आ जाएगा, ये आ जाएगा सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली कि रेजिस्टिविटी किस प्रकार से रेंज मिलती है, और रेजिस्टिविटी के बेस के ऊपर डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हमने देख ली। कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया एंड सेमीकंडक्टर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। यदि हम बात करें रेजिस्टर्स की, रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स देख रहे हैं, तो उसके अंदर यदि हम देखना चाहेंगे रेजिस्टेंस किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे, ठीक है,
तो उसके लिए देखो दो टाइप के अपने पास रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं। यदि हम बात करें या तो डेली लाइफ या फिर हम फैक्ट्रीज की बात करें या फिर कंपनीज जो बनाती हैं, वो दो टाइप के रजिस्टर्स होते हैं। पहला है वायर बाउंड रजिस्टर्स, ठीक है, और दूसरे का नाम है कार्बन रजिस्टर। पहला है वायर बाउंड रजिस्टर और दूसरा कार्बन रजिस्टर। अच्छा, ये क्या क्या होता है? देखो, वायर बाउंड रजिस्टर बनता है यदि हम किसी वायर को इस प्रकार से बाउंड कर दें। अब कौन सा वायर काम में लिया जाएगा? इसमें काम में लेते हैं वो एलॉयज को लेते हैं काम में। एलॉयज कौन कौन से हो सकते हैं? वो काम में ले लेते हैं मैग्नीन, ठीक है, वो काम में ले लेते हैं नाइक्रोम एंड कॉन्स्टेंटन। मैग्नीन, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, ये तीन अपने को और भी एलॉयज हो सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर तीन का नाम ले रहे हैं। इनको क्या करते हैं? बाउंड करते हैं, उनसे बनाते हैं रेजिस्टर, ठीक है, इनसे रेजिस्टर बनाते हैं। अब ये जो रेजिस्टेंस बनता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये इनकी जो रेजिस्टिविटी होगी, भाई फॉर एग्जांपल ये आपका रेजिस्टर बन गया, अभी इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी होती है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रो से। तो इन ये जो बनेगा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टर जो बन रहा है, इसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं करती है। कहने का मतलब अभी हम देखेंगे, इससे अगला जो टॉपिक आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंसी का है, यानी कहने का मतलब इनसेंसिटिव होता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा, इनका जो रेजिस्टेंस मिलता है वो अपने को मिलता है फ्यू ओम से लेके 100 के मल्टीप्लाई में। फॉर एग्जांपल 200 ओम हो गया, 300 ओम हो गया, 400 ओम हो गया, इस रेंज में आपको देखने को मिलता है। यानी फ्यू ओम से लेके फॉर एग्जांपल 10 ओम से लेके 300, 400, फ्यू 100 ओम की रेंज में देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए डेली लाइफ में इनका ज्यादा यूज होता है। ये तो बात कर ली हमने वायर बाउंड रजिस्टर की। अब हम बात करते हैं कार्बन रजिस्टर की। ये किस प्रकार से बनता है? कार्बन रजिस्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी बुक के अंदर। इसके अंदर कुछ यदि इस प्रकार से आपका एक रेजिस्टेंस होता है, हल्का सा, बिल्कुल बिल्कुल बारीक होता है। इसके अंदर कुछ कोडिंग होती है, इस प्रकार से कुछ कलर्स होते हैं जिनके बेस के ऊपर हम पता करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। ये कार्बन रजिस्टर क्या करता है, आपको फ्यू ओम से लेके फ्यू ओम, यहां पर सिंबल यूज ले रहा हूं मैं, इसका मतलब ओम में रिप्रेजेंट किया जाता है रेजिस्टेंस को। फ्यू ओम से लेके आपको 10 रेज़ टू पावर, ठीक है, 9, 10 रेज़ टू पावर 8 के ऑर्डर का भी रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है। कहने का मतलब वाइड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनती हैं उनके अंदर, टीवीज में, रेफ्रिजरेटर के अंदर, जितने भी आपके एसी है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस यूज लिए जाते हैं वो सारे के सारे कार्बन रेजिस्टर के बने हुए होते हैं, ठीक। अब इसके अंदर हम पहचानेंगे कैसे कि इसका रेजिस्टेंस कितना है? उसके लिए क्या है, एक टेक्निक है। इसके अंदर 4 कलर होते हैं, देखो इस प्रकार से 1, 2, 3 एंड 4। अब इनमें से पहले जो दो हैं शुरू के, फर्स्ट 2, वो रिप्रेजेंट करते हैं ओम के अंदर रेजिस्टेंस को, ठीक है, सिंपली। तीसरा रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लायर और चौथा रिप्रेजेंट करता है टॉलरेंस। अभी हम देख लेंगे क्या होता है ये। पहले जो 2 कलर होते हैं, ठीक है, सिंपल कलर होता है, यहाँ पर कलर की कोडिंग होती है इस प्रकार से, जैसे ये आपका रेजिस्टेंस है,
इसके ऊपर कलर की कोडिंग कर दी जाती है, 4 कलर के सिंबल बना दिए जाते हैं राउंड में गोल, ठीक है, जिनका सेंटर एक ही होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं इस प्रकार से। तो फेज 2 रिप्रेजेंट करेंगे ओम को, ठीक, रेजिस्टेंस को। फॉर एग्जांपल जैसे ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अभी हम देखें कितना हो सकता है। तीसरा रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लायर को। मल्टीप्लायर मतलब 10⁻1 से होगा, 10⁻2 से होगा, 10⁻3 से होगा, कितना होगा। अच्छा, चौथा कलर रिप्रेजेंट करता है टॉलरेंस को। टॉलरेंस का मतलब प्लस माइनस, ठीक है, या तो +5% ज्यादा होगा, या +10% ज्यादा होगा, या -5% कम होगा, इस प्रकार से। अच्छा, तो इसके अंदर ये कलर कितने हो सकते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो कलर की होती है, इसके लिए ट्रिक है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, हैव वेरी गुड वाइफ। अच्छा देखो, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, हैव वेरी गुड वाइफ। अच्छा, वाइफ को क्या पसंद है, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, इसके अलावा नथिंग, नो। इसका सबसे पहला आएगा ब्लैक, ठीक है, उसके बाद में ब्राउन, उसके बाद में अभी हम लेके चल रहे हैं कलर को। तो ये कलर इस प्रकार से मैं लिख रहा हूं नीचे, रेड, ऑरेंज, येलो, उसके बाद में ग्रीन, ब्लू। देखो बी पे 3 आते हैं, ब्लैक, ब्राउन एंड ब्लू हो गया। अब वी पे आता है वॉयलेट। अच्छा, जी पे 2 होते हैं, ग्रीन होता है, दूसरा ग्रे, तो पहले ग्रीन आएगा, उसके बाद में ग्रे आएगा। व्हाइट, W फॉर व्हाइट। G फॉर मैंने कहा कि गोल्ड पसंद है, सिल्वर पसंद है, इसके अलावा नो कलर, ठीक है, कुछ पसंद नहीं है। गोल्ड सिल्वर, इसका आप ध्यान रखेंगे, ये ट्रिक है। बी रॉय, ROY, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, और उसको क्या पसंद है, गोल्ड एंड सिल्वर। इस प्रकार से कुछ भी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में देखिए यहां पर नंबर, ठीक है, ये रो किसका आएगा, ये रो हो गया, ये कॉलम किसका आएगा, नंबर का। तो सबसे पहले ब्लैक को देते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8, व्हाइट का 9 तक आपको कलर ये नंबर देना, उसके बाद में छोड़ देना। अच्छा, उसके बाद में आएगा मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का कॉलम आएगा। तो मल्टीप्लायर की कॉलम में पहले इसको मिटा देते हैं, क्योंकि पहले ये टेबल हमें याद होना जरूरी है, उसके बाद में ही हम लिख पाएंगे कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। मल्टीप्लायर के अंदर स्टार्ट करेंगे, देखो इसका 1 मल्टीप्लायर होता है। अब उसके बाद में, अच्छा 1 भी यदि आप याद रखो तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करो, ये जो नंबर है इनको 10 की पावर में लिख दो, इस प्रकार 10 रेज़ टू पावर 1, 2 है तो 10 रेज़ टू पावर 2, 3 है तो 10 रेज़ टू पावर 3, 4 10 रेज़ टू पावर 4, 5 6 7 8 9, ठीक है, व्हाइट तक हो गया। उसके बाद में गोल्ड और सिल्वर का जो मल्टीप्लायर होता है, गोल्ड का होता है 10 रेज़ टू पावर -1, सिल्वर का होता है 10 रेज़ टू पावर -2, और नो कलर का कोई भी यदि कलर ही नहीं तो उसका मल्टीप्लायर नहीं लिखेंगे। उसके बाद में आएगा टॉलरेंस, ठीक है, और टॉलरेंस आता है परसेंटेज के अंदर। ब्लैक से लेके व्हाइट तक कोई टॉलरेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद में गोल्ड, सिल्वर और नो कलर का टॉलरेंस है। गोल्ड का है 5% में 5%, सिल्वर 10% और नो कलर का है 20%, ठीक है। देखो टॉलरेंस कौन सी पोजीशन पे यूज होता है, अभी मैंने बताया था कि 4th पोजीशन पे। 4th पोजीशन पे यदि गोल्ड आ जाए तो वहां पर क्या लगाएंगे, +-5, सिल्वर आ जाए तो +-10, जो भी अपना रिजल्ट होगा, और यदि कलर ही नहीं है तो +-20। मल्टीप्लायर कौन से के लिए आता है, 3rd नंबर पे जो कलर होता है, ठीक है। अब 3rd नंबर पे मान लो कि यदि ब्लैक है तो उसमें क्या लिखेंगे, 10 रेज़ टू पावर 0 का मतलब क्या आएगा, किसी नंबर की पावर 0 1, तो उसकी जगह हम लिखेंगे × 1,
मल्टीप्लायर यानी इंटू 1। ब्राउन आ जाए थर्ड पे तो हम लिखेंगे इंटू 10⁻1 यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेड आ जाए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑरेंज आ जाए तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि ग्रे आ जाए तो 10⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे। गोल्ड ये अच्छा व्हाइट आ जाए तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। और गोल्ड आ जाए तो 10⁻1 और सिल्वर आ जाए तो 10⁻2 से। और यदि कुछ भी नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो ये इस प्रकार से लिखने के बाद में अब हम चलते हैं, देखो एक बनाते हैं। ये आपके पास कोई एक रेजिस्टेंस है इस प्रकार से। अब इसके अंदर आपको 4 कलर दे रखे हैं, ये वाले फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड एंड फोर्थ। पहला उसने दे दिया रेड। ठीक है, सेकंड उसने दे दिया, इसमें से ले लो ब्लैक ले लो। थर्ड उसने दे दिया, यहां पर देखो रेड कलर से कर रखा है उसने, दिखता है अपने को जब हम लैब में इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो दिखता है कि यहाँ पर एक रेड का कलर होता है, यहाँ पर ब्लैक सा होगा। ठीक है, यहां पर मान लो कि उसने ले लिया ब्लू। और फोर्थ पोजीशन के ऊपर उसने कलर दे दिया, ठीक है, गोल्ड। अब हमें इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इसका रेजिस्टेंस आर फाइंड आउट करना है हमें। हम कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस? देखो सिंपल, मैंने कहा था कि पहले और दूसरे को हम डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट। जैसे रेड का कितना है, रेड कितने पे आता है 2, नंबर देखना है 2 आ गया तो 2 लिख दो। अच्छा ब्लैक कितने पे आता है, ब्लैक आता है 0 पर तो 0 लिख दो। 20 तो ये हो गया फर्स्ट एंड सेकंड इनटू। अब आएगा तीसरा मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई होके आता है, मल्टीप्लाई के रूप में आता है। तीसरे पे कौन है, ब्लू है, तो ब्लू का देख लीजिए। अब आप ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक, तो ब्लू की जगह 6 आएगा। 6 के अंदर हम क्या देखेंगे 10⁻6, तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, कहने का मतलब इसको देखना है आपको, इस पूरे रो को देखना है, इसका मल्टीप्लाई देखना है 10⁻6। अच्छा उसके बाद में चलिए फोर्थ के ऊपर, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, इनटू थर्ड हो गया। उसके बाद में फोर्थ क्या है, गोल्ड है, और गोल्ड का मल्टीप्लाई तो 10⁻1 है। टॉलरेंस कितना है 5, तो हम क्या यहां पर क्या लिखेंगे ±5%। यह आपका क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस ओम में, इसकी यूनिट भी लिख देंगे ओम। यानी रेजिस्टेंस कितना है 20 इंटू 10⁻6 ओम विद टॉलरेंस ±5%। रेजिस्टेंस कितना होगा, ये जो आपको दे रखा है कार्बन, ठीक है, कार्बन रेजिस्टर दे रखा है आपको, कार्बन रेजिस्टर दे रखा है, उसका रेजिस्टेंस पूछा उसने हम क्या बताएंगे कि इसका रेजिस्टेंस है 20 इंटू 10⁻6 ओम विद टॉलरेंस ±5%। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी एग्जांपल ले लो, उसको सोल्व करो आप अपने मन से, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमने 2 टाइप के रेजिस्टर पढ़ लिए। पहला वाइंड, जो वायर बाउंड आता है, ठीक है, जिसके अंदर अलॉयज यूज किए जाते हैं, उसका रेजिस्टेंस होता है फ्यू ओम से लेके कुछ हंड्रेड्स ऑफ ओम्स के अंदर इसकी रेंज होती है। अच्छा इसकी रेंज ज्यादा होती है, 10⁻9 तक जा सकता है। ये हो गया रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। उसके बाद में हम चलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी। ठीक है, कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है रेजिस्टिविटी के ऊपर, रो के ऊपर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो अपने पास क्या क्या है, अपने पास एक कंडक्टर है। कंडक्टर के यदि हम कॉपर का एग्जांपल लें Cu, तो उसका रेजिस्टिविटी ग्राफ हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है। रेजिस्टिविटी ये आएगी 10⁻8 ओम मीटर के अंदर इधर, और इधर आपका टेम्परेचर है। कंडक्टर के लिए देखा गया कि इस प्रकार से इसका ग्राफ आता है, इनिशियली कांस्टेंट होता है T = 0 केल्विन के ऊपर, उसके बाद में इस प्रकार से बढ़ता जाता है। ये ग्राफ देखने को मिला। तो इसके एक्सप्लेनेशन करने के लिए किसी भी मटेरियल की कंडक्टर की रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया गया, ρ0 1 + α T - T0, कि ये फॉर्मूला अप्लाई होता है किसी भी कंडक्टर के लिए। अच्छा रो टी क्या है,
रो टी है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टिविटी, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टिविटी होगी। अच्छा, रो नोट क्या है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर रेफरेंस, इसको बोलते हैं रेफरेंस टेम्परेचर। अब मान लो कि आपने रेफरेंस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लिया है, तो उस कंडीशन में आपका टी नोट कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। उसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे आसानी से। अच्छा, अल्फा क्या है यहाँ पर, अल्फा है रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट, रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल, और इसकी वैल्यू होती है 1/रो डी रो बाई डी टी। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से पता चल रहा है कि जब ये 1 है तो 1 क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ये भी पूरा क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। ये टी माइनस टी नॉट तो क्या है, टेम्परेचर है, तो अल्फा की यूनिट क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर को रिमूव करने के लिए वो होना चाहिए टेम्परेचर इनवर्स, ताकि टेम्परेचर इनवर्स टेम्परेचर से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, डायमेंशन लेस बन जाए पूरा। और यहां से भी देख रहा है रो से रो कैंसिल, 1/T बच रहा है, डायमेंशनल देख रहे हैं केवल, तो इसकी यूनिट क्या आती है, टेम्परेचर इनवर्स आती है। इसकी डायमेंशन क्या होगी, टेम्परेचर इनवर्स। ठीक है, कंडक्टर्स के लिए ये पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0, 0.4, 0.3 इस प्रकार से इसकी वैल्यू कुछ मिलती है, 0.004 इस प्रकार से। ठीक, तो इस प्रकार का ये ग्राफ देखने को मिला, और ये उसके लिए फॉर्मूला है कंडक्टर के लिए, बताया कि रो टी। ठीक है, जब डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर उन्होंने रो और टी का जब ग्राफ बनाया, तो इसके लिए ये फॉर्मूला उन्होंने कैलकुलेट किया। अब इस ग्राफ से आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। ठीक, ये तो हो गया कॉपर के लिए। ऐसा ही एक दूसरा उन्होंने बताया कि एलॉयज के एग्जांपल लें। ठीक है भाई, ये तो बात हो गई कंडक्टर की, प्योर कंडक्टर की। ये एलॉयज के लिए हम बात करें तो नाइक्रोम के लिए उन्होंने ग्राफ जो बताया, वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम वहां पर डिस्कस करेंगे। रो वही कितना है, 10⁻⁸ ओम मीटर के अंदर है रेजिस्टिविटी। ये 1 से स्टार्ट होता है, 1.10, 1.20। ठीक है, और इधर आता है 200, 400, 600 टेम्परेचर। तो जब इसको प्लॉट किया तो उन्होंने देखा कि कुछ इस प्रकार का ग्राफ उनको मिला, यानी ज्यादा नहीं बढ़ रहा। ठीक है, इंक्रीज तो हो रहा है टेम्परेचर के साथ, लेकिन देखो ये 1.10 है, ये 1.20 है, कहने का मतलब वेरिएशन ज्यादा नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा था कि एलॉयज के अंदर ये है नाइक्रोम का एग्जांपल, नाइक्रोम का। ऐसे ही कॉन्स्टेंटन हो जाएगा, मैग्नीन हो जाएगा। तो उन अलॉयज के लिए इस प्रकार का देखने को मिलता है रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ बिहेवियर। तो ये ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता, इसको हम बोलते हैं इनसेंसिटिव बिहेवियर। ठीक है, अब हम बताएंगे, एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि क्यों बढ़ रहा है रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ, क्यों बढ़ रही है कंडक्टर की। और यदि उन्होंने, ये तो बात कर ली हमने किसकी, कंडक्टर की बात कर ली। यदि हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का ग्राफ कुछ इस प्रकार का देखने को मिला। रेजिस्टिविटी लगातार घट रही थी। अब इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन क्या है, इसके लिए हम एक फॉर्मूले की हेल्प लेंगे जो हमने पहले कैलकुलेट किया था। हमने एक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकाला था रिलैक्सेशन टाइम की फॉर्म में। देखो सिग्मा आया था अपना NE²τ/m। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या आया था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, that is number of electrons per unit volume, E is the charge of electron and tau is the relaxation time and mass m is the mass of electron। तो इससे हम निकालेंगे रो इक्वल टू क्या होगा 1/सिग्मा। इसका आप क्या कर दीजिए, जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल m डिवाइडेड बाई NE²τ। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कंडक्टर की। कंडक्टर के अंदर क्या होता है, देखो जब तक हम टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, ठीक, तब तो सारी प्रोसेस नॉर्मल हो रही है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो दो कोलिजन के बीच में, जैसे यहां पर एक कोलिजन हो रही है,
दो कोलिजन के बीच में क्या होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब उसको टेम्परेचर मिलेगा तो क्या करेगा, जल्दी मूव करेगा और जल्दी हिट करेगा आयंस और एटम्स को। तो वहां पर क्या होगा, इसका कोलिजन टाइम, देखो जल्दी हिट करने का मतलब है टाइम घट गया, ठीक है, यानी टाउ क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, रिलैक्सेशन टाइम। दो कोलिजन्स के बीच में एवरेज जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ये यदि डिक्रीज हो गया तो मास तो फिक्स है, एन भी फिक्स है, ई भी फिक्स है, ठीक है। कंडक्टर के लिए क्या होता है, एन फिक्स रहता है, नंबर डेंसिटी। तो टाउ जब डिक्रीज हो गया तो रो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब टेम्परेचर के साथ जो इंक्रीमेंट हो रहा है रो का, वो किसकी वजह से हो रहा है, इस रिलैक्सेशन टाइम की वजह से। ये आपको याद रखना है अच्छी तरीके से। इसीलिए वो जो ग्राफ आया था अपना, वो इस प्रकार से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ। इनिशियली लोअर टेम्परेचर के लिए क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद में तेजी से बढ़ता है, क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो ये रिलैक्सेशन टाइम और भी कम हो जाएगा, जो कोलिजन्स हैं वो बहुत फास्ट होने लग जाएंगे, इसलिए रेजिस्टिविटी एकदम से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद में हम सेकंड देखेंगे, यदि हम बात करें सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में ऐसे क्या होता है, एंड इंसुलेटर्स भाई, इनके अंदर रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ क्या बिहेवियर होता है, रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। तो यहां पर ये देखा गया कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के अंदर, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टिविटी, ठीक है, डिक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। ये लाइन आपको याद रखनी है कि टेम्परेचर यदि इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। क्यों होती है, ग्राफ तभी तो इस प्रकार से आ रहा था, डिक्रीज होता हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है, वही फॉर्मूला, सेमीकंडक्टर के लिए देखो, सेमीकंडक्टर भी दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि जिसके अंदर आप इंप्योरिटीज ऐड नहीं करते हो। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं जिनके अंदर हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं। इंप्योरिटी ऐड करने से क्या होता है, एन अपना बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, नंबर डेंसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। हाँ, टाउ यहां पर भी डिक्रीज होगा, जो रिलैक्सेशन टाइम, वो टाइम है दो कोलिजन्स के बीच में, एवरेज जो टाइम है वो यहां पर भी डिक्रीज होगा, लेकिन ये जो नंबर डेंसिटी है ये यहां पर इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा इंक्रीज होती है। तो कहने का मतलब एन और टाउ का जो फैक्टर आएगा नीचे, वो एन और टाउ का फैक्टर, यानी टाउ तो कम डिक्रीज हो रहा है लेकिन एन उसके रेस्पेक्ट में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब हो गया डिनोमिनेटर में क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और जब डिनोमिनेटर में क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो रो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नंबर डेंसिटी यहां पर इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि यहां पर एन डोमिनेट करेगा टाउ को, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी लगातार क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो आपको याद रखना है कि कंडक्टर में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्या होती है, बढ़ती है। अब रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और सेमीकंडक्टर की यदि बात करें तो उसमें रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। रेजिस्टिविटी यदि डिक्रीज हो रही है तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी सेमीकंडक्टर को यदि हम थोड़ा सा हीट करते हैं तो वहां पर कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, वहां पर मोबाइल चार्ज कैरियर्स क्या करते हैं, ज्यादा मूव करते हैं। तो ये मैकेनिज्म थी टेम्परेचर डिपेंडेंसी। उसके बाद में हम चलेंगे अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर के ऊपर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंडक्टर का एग्जांपल लेते हैं। इसके लिए हम कंडक्टर लेंगे एक, और कंडक्टर के लिए हमने ये मान लिया कि उसमें कुछ दो पॉइंट हैं, ए और बी, ठीक है। यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू वी है और यहां पर इस पॉइंट बी के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, यहां पर वोल्टेज वी है, यहां पर वोल्टेज वी बी है। तो लेट डिफरेंस इन वोल्टेज
यहाँ पर हम पावर का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं कि पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट इक्वल टू VI। ठीक है, वो निकालेंगे। उसके बाद में एक ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, हम करने क्या जा रहे हैं पहले वो सुन लीजिए। ट्रांसमिशन लाइन आती है अपने पास, जो घर पे सप्लाई आती है, उसमें कितनी पावर डिसिपेटेड होती है। ठीक है, जो बीच में ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं वहां पर पावर डिसिपेटेड उसको हम मानेंगे। देखो ट्रांसमिशन लाइन में जो कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग यानी कनेक्टिंग का C, तो वहां पर हम मान लेंगे कि बीच में जो लाइन है आपका वायर है उसमें पावर ड्रॉप हो रही है PC, उसको हम निकाल लेंगे। जो पावर अपने पास आ रही है, जो घर पर आ रही है, उसकी फॉर्म P के अंदर। ठीक है, ये हम रिलेशन निकालेंगे। तो वोल्टेज डिफरेंस मैंने मान लिया, V मान लिया, कितना होगा VA माइनस VB। भाई A पॉइंट पे वोल्टेज कितना है और B पॉइंट पे वोल्टेज कितना है। ठीक है, यदि आपने A पॉइंट को बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर रखा है, इसका मतलब A तो हाई वोल्टेज के ऊपर है, और B को सेकंड माइनस वाले से कनेक्ट कर रखा है, इसका मतलब ये लो वोल्टेज के ऊपर है। तो वोल्टेज डिफरेंस कितना हो जाएगा दोनों के बीच में। ये कंडक्टर है, इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा, कितना करेगा VA माइनस VB। ये आपका वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ये वोल्टेज डिफरेंस हो गया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, उसके बाद हम देख लीजिए कि कंडक्टर के अंदर जो चार्ज मूव हो रहे हैं, ठीक है भाई, इसमें यदि करंट I फ्लो हो रही है और किसी डेल्टा T टाइम के अंदर यदि हम देख रहे हैं, डेल्टा T टाइम के अंदर, तो कितने मोबाइल चार्ज कैरियर्स फ्लो होंगे, कितना चार्ज फ्लो होगा, वो होगा I डेल्टा T। ये कहां से आया, ये आता है करंट की डेफिनेशन से। करंट I इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा Q बाई डेल्टा T। डेल्टा Q बाई डेल्टा T, तो डेल्टा T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा Q इक्वल टू I डेल्टा T। इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। उसके बाद में अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हम जानते हैं, देखो साइड में लिख रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी यदि चार्ज यदि अपने पास Q है, यहां तो डेल्टा Q ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज यदि Q ट्रांसफर होता तो इस यहां पर वोल्टेज कितना है VA, तो इस A पॉइंट के ऊपर एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है Q इंटू वोल्टेज यानी VA। ये तो कहां पर हो गया, एट A। और पोटेंशियल एनर्जी एट B ये होगी Q इंटू VB। ठीक है, लेकिन यहां पर Q नहीं है, क्या है, डेल्टा Q, इसलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल्टा U। ये आपका आ जाएगा U एट A माइनस U एट B, और ये कितना होगा, डेल्टा Q। ठीक है, डेल्टा Q दोनों में से कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, VA माइनस VB। VA माइनस VB। लेकिन मैंने यहां पर क्या किया है, ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आता है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे A, इसको B, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर क्या हो जाएगा B, और यहां पर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब देखो डेल्टा Q, अच्छा VB माइनस VA क्या है, इसको यदि हम चेंज करें तो VB माइनस VA क्या आ जाएगा, माइनस V। यहां से माइनस V डेल्टा Q, और माइनस V तो फिक्स रहेगा। अच्छा डेल्टा Q क्या है, I डेल्टा T, I डेल्टा T। आ गया ये इक्वेशन नंबर 3। ये इतना आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कि भाई इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में फाइनल माइनस इनिशियल कितना है, वो है डेल्टा U पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहां पर चार्ज पहले यहां पर था, ठीक है, जब उसको पीछे से इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हमने, तो चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। यहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, रेस्ट में यहां पर जाते वो क्या करेगा, मूव होने लग जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होने का मतलब क्या है कि यहां ज्यादा है यहां कम है। हमने क्या किया है, इसमें से फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया तो निगेटिव आया। यदि पॉजिटिव आता तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पर कम है। लेकिन अभी क्या केस क्या है, उल्टा है।
ठीक है, ये हमने यहां तक कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद तो माइनस वी आई डेल्टा टी, माइनस वी आई डेल्टा टी अपना क्या आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस वी आई डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब देखो यदि यहां पर इस कंडक्टर के अंदर यदि चार्ज, दो कंडीशन हम लेंगे कि चार्ज कैरियर यदि विदाउट कोलिजन यदि मूव कर रहे हैं, विदाउट कोलिजन मूव कर रहे हैं, तो कहने का मतलब एनर्जी का लॉस तो हो नहीं रहा। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है कि यहां से यहां तक पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है, चेंज आया है। तो यहां पर पहले यहां ज्यादा थी, यहां पर कम हो गई, तो चेंज एनर्जी चेंज हो गई, ठीक है, कम हो गई। वो एनर्जी गई कहां, हम जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो कहने का मतलब यहां से यहां तक जो एनर्जी कम हुई है पोटेंशियल एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, इसका इक्वल होगा, ये होगा माइनस ऑफ डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है, माइनस, क्यों, ये तो डिक्रीज हो रहा है, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इसका जस्ट अपोजिट। तो माइनस माइनस माइनस, इसकी वैल्यू जब यहां पर रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वी आई डेल्टा टी, क्वेश्चन नंबर 4। ये तब केस है जब चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं, ठीक है, और वो कोलिजन नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कंडक्टर में क्या होता है, हमने देखा था लास्ट सेशन के अंदर कि वहां पर कोलिजन्स होती हैं। कोलिजन्स की वजह से क्या होगा, यहां पर जब इलेक्ट्रॉन यहां पर ए पर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, जब बी पे जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। कितनी होगी, कितना चेंज आएगा, वी आई डेल्टा टी का चेंज आएगा। लेकिन बीच के अंदर कोलिजन भी होगी, कोलिजन होने का मतलब है कि कुछ एनर्जी लॉस भी करेगा, ठीक है, कुछ एनर्जी डिसिपेटेड भी होगी। वो किसकी फॉर्म में जाएगी, तो एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम। और इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, पावर। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल पी से, और क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू या डेल्टा के, एक ही बात है। वी देखो किससे डिवाइड करेंगे, पर यूनिट टाइम से। डेफिनेशन क्या कह रही है, पर यूनिट टाइम, और टाइम कितना है, डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। तो वी आई डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, वी आई, ठीक है। तो पावर कितनी डिसिपेटेड होगी, कोलिजन्स हो रही हैं, ठीक है, कंडक्टर के अंदर, यहां पर ये कंडक्टर है आपका, इस कंडक्टर के अंदर कोलिजन्स हो रही हैं, तो इसकी वजह से यदि यहाँ पर बीच में वोल्टेज ड्रॉप वी है और करंट आई फ्लो हो रही है, तो कितनी पावर डिसिपेटेड होगी, P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू वी आई। अब देखो इसका दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं। यदि इसका रेजिस्टेंस यदि आर हो, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस यदि आर हो, तो V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, आई आर, और आई पहले से है, क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर, P इक्वल्स टू वी आई या आई स्क्वायर आर, सेकेंड फॉर्मूला। अच्छा, एक फॉर्मूला और क्या होता है, V को ऐसे कैसे रखिए, I को चेंज कीजिए, I इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन आर, तो V इंटू वी, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, तीनों फॉर्मूले वैलिड है। ये तो अभी हमने आधा ही काम हुआ है हमारा भी, हमने केवल पावर डिसिपेटेड निकाली है। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो पावर डिसिपेटेड हो रही है, ठीक है, इसका सोर्स क्या है, ये पावर आ कहां से रही है, ठीक है, ये कहां से आ रही है। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो इसके लिए हम अपने पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। तो इसमें ये जो सेल है आपका, इस सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, केमिकल एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी क्या कर रही है, इसको लगातार, इधर से देखो ये प्लस ये माइनस, ये केमिकल एनर्जी जो इस सेल की है वो लगातार इसको क्या कर रही है, बाहर से एक्सटर्नल सोर्स की तरह काम कर रही है, इसको लगातार एनर्जी प्रोवाइड करा रही है। और वो एनर्जी कहां पर डिसिपेटेड हो रही है, इस कंडक्टर के अंदर,
ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो सकता है, ये अपना फैन हो सकता है, या आपका एसी हो सकता है, या आपका ये रेफ्रिजरेटर हो सकता है, कुछ भी आप एग्जांपल ले लीजिए। लेकिन आ कहां से रही है, इसके लिए सोर्स क्या हो जाएगा, आपका सेल हो सकता है, फॉर एग्जांपल बैटरी हो सकती है, उसकी केमिकल एनर्जी उसका सोर्स का काम करेगी। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की। ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, जिसके थ्रू हम अपने पास घर पे लाइट आती है, फैक्ट्रीज में जितनी भी इंडस्ट्री वगैरह चलती हैं, जो लाइट वहां पर सप्लाई हो रही है। देखो दो टाइप की लाइंस होती हैं, एक हाई टेंशन होती है, एक लोअर टेंशन होती है। एसटी जो 11,000 वोल्ट 33,000 वोल्ट या फिर उससे भी बड़ी जो लाइन होती है, ठीक है, उसके अंदर उसको हम बोलते हैं हाई टेंशन। और लोअर टेंशन जो ट्रांसफॉर्मर से अपने घर पे जो वायर आता है वो एलटी आता है, लोअर टेंशन। तो यदि मान लीजिए यहां पर एक पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन, यहां से ट्रांसमिशन लाइन से हमने सप्लाई की, और ये आपके दूसरे पावर हाउस के अंदर लाइन आ रही है। ये पावर स्टेशन है जहां से पावर डिलीवर्ड हो रही है, जहां से वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो आपका कनेक्टिंग वायर है, इस कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस मैंने मान लिया आरसी है। सी मैंने बताया था कि कनेक्टिंग वायर है, तो सी यहां से लिया है आरसी, इसका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये अपना डेस्टिनेशन है, और यहां पर एक इसमें रेजिस्टेंस है आर, रेजिस्टेंस आर है, उसमें पावर डिलीवर्ड मैंने मान ली आई है, ठीक है। पावर डिलीवर्ड यानी इतनी पावर यहां पर मिल रही है, यहां से पावर भेज रहा हूं वो अलग है, लेकिन बीच में कनेक्टिंग वायर है, ये भी कंडक्टर का काम कर रहा है। कॉपर के होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम की मैक्सिमम सप्लाई होती है, क्योंकि वो क्या होता है, कॉपर से चीप होता है थोड़ा सा। तो यहां पर इसका रेजिस्टेंस आरसी है। लेट पावर डिसिपेटेड इन कनेक्टिंग वायर इज पीसी, ठीक है, ये मैंने पीसी मान लिया। तो इसमें तो क्या है, P इक्वल टू वी आई, पावर डिलीवर्ड तो क्या होगी, P इक्वल टू वी आई होगी। अच्छा पीसी क्या है, ये क्या होगा, देखो करंट तो इतनी आ रही है आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। तो आई स्क्वायर आर से होगी। आई को कहां से रिमूव करेंगे, देखो मैंने कहा था कि पीसी को पी की फॉर्म में लेके आना है, तो कैसे लेके आएंगे, इस आई को यहां से रिमूव करो और P अपॉन वी पुट कर दो, तो P स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू आर सी। कहने का मतलब पीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन वी स्क्वायर के, ठीक। आपको यदि देखो कोई भी ये नहीं चाहता है कि हमें कम पावर डिलीवर्ड हो, हम यही चाहते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन ऐसी हो कि हमें मैक्सिमम पावर उतनी ही मिले जो हम वहां से सप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि बीच में कम से कम पावर डिसिपेटेड हो, उसका लॉस कम से कम हो, इसलिए हम क्या करना चाहेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ये फैक्टर काम आता है इसके लिए 1 अपॉन वी स्क्वायर, वोल्टेज के स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब यदि आप यहां से हाई वोल्टेज ट्रांसफर करोगे तो यदि V ज्यादा है, ठीक है, यदि ये ग्रेटर है तो ये क्या हो जाएगा, लेसर हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर बीच में पावर क्या होगी, कम डिलीवर्ड होगी। इसीलिए पहले, ठीक है, यहां से मैक्सिमम वोल्टेज दिया जाता है और उसके ऊपर लिखा जाता है डेंजर, ठीक है, कि खतरे का निशान है, संपर्क में नहीं आ जाना वरना उड़ जाएंगे सब कुछ। तो डेंजर का सिंबल यहां पर बना हुआ होता है। कहने का मतलब हाई वोल्टेज है, उसके बाद में 33,000 बनती है, उसके बाद में 11,000 बनती है, उसके बाद में 11,000 अपने ट्रांसफॉर्मर में आती है, और वहां से अपने को सप्लाई मिलती है लोअर टेंशन की, जो हम उसके बाद में भी कई क्या होते हैं, उसको भी हमें कम करना पड़ता है।